students. So today we are going to start our new chapter, that is our dielectric properties of material. Okay, so dielectric properties of material. कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. सो राइट डाउन इट. Write down a point. Non-conducting material are divided into two parts. कोई भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को जिनमें करंट फ्लो नहीं आती है उनको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है. कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज अवर इंसुलेटर, second one is our dielectric. First one is insulator, second one is dielectric. So write down first heading insulator. Write down first heading insulator. Okay, so write down it. If the main function of dielectric if the main function of non-conducting material, if the main function of non-conducting material, dielectric नहीं, if the main function of non-conducting material is to provide electrical insulation, then material is called insulator. ठीक है, तो इंसुलेटर एक टाइप के नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं जिनमें करंट फ्लो नहीं होती है, जिनका काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रोवाइड कराना. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक भी एक प्रकार के नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ही होते हैं, बस इनका काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ चार्ज. इनकी खास बात क्या होती है? अगर आप इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे डाइलेक्ट्रिक को, तो वो क्या हो जाते हैं? पोलराइज्ड. और इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो पोलराइज्ड नहीं होंगे. तो इंसुलेटर की डेफिनेशन क्या हो गई? इफ द मेन फंक्शन ऑफ द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, देन इट इज कॉल्ड इंसुलेटर. राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग डाइलेक्ट्रिक. सेकेंड हेडिंग विल बी डाइलेक्ट्रिक. Write down next heading dielectric. लिखो, if the main function of non-conducting material is storage of charge, then material is called dielectric material. ठीक है, ओके, मटेरियल को क्या कहेंगे? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. डाइलेक्ट्रिक आर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल. डाइलेक्ट्रिक में भी करंट क्या होती है? जीरो. डाइलेक्ट्रिक आर द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल विच कैन बी पोलराइज्ड. क्या होना चाहिए उसमें? पोलराइजेशन. अभी बताऊंगा पोलराइजेशन क्या होता है. विच कैन बी पोलराइज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग पैरामीटर्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक. राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग पैरामीटर्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक. So first one is our dielectric constant. So write down in it dielectric constant. लिखो, it is defined as the ratio of electric flux density to electric
field intensity to electric field intensity. So dielectric constant is represented by epsilon. So this is epsilon is equals to electric flux density d by E, where d is called electric flux density, electric flux density, और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलॉम्ब पर मीटर स्क्वायर, कूलॉम्ब पर मीटर स्क्वायर, और E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो दिस विल बी H बाय वोल्ट पर मीटर. तो इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन. ठीक है, एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, सो दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर. सो व्हाट इज दिस एप्सिलॉन? एप्सिलॉन का एक और नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो, या इस एप्सिलॉन को अपन परमिटिविटी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, परमिटिविटी भी बोलते हैं. और इस एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड पर मीटर, फैरेड पर मीटर. और एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी. एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी. एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी. ये हमारी यूनिटलेस क्वांटिटी होती है. क्या होती है, यूनिटलेस. चाहिए आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में D बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन इंटू E, या EMFT में पढ़ा होगा, वहीं से आया है. और एप्सिलॉन की वैल्यू किसके बराबर होती है, एक और फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर. एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या एब्सोल्यूट परमिटिविटी, या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. और एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी. सो क्विकली नोटेड. और हर मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, अलग अलग. हर मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, अलग अलग. एक्चुअल में परमिटिविटी बताती क्या है, एक्चुअल में परमिटिविटी हमें बताती है कि कोई भी मटेरियल अपने अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ कर सकता है. हर मटेरियल में अलग अलग अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ करने की कैपेसिटी होती है. दैट विल रिप्रेजेंट द रिलेटिव परमिटिविटी. उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, रिलेटिव permittivity. So note down it, and then we will move towards the next parameter, that is dipole moment. Okay, so first note it down, then we will move towards the next topic, next parameter. Okay, quickly note down. Okay, so next will be our second will be our dipole moment. So write down in it dipole. डायपोल लिखो. तो डायपोल क्या होता है, डायपोल क्या होता है बता देता हूँ. एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को d डिस्टेंस की दूरी पे रख दो. सो इसको ही अपन क्या बोलते हैं, डायपोल. एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को d डिस्टेंस की दूरी पे अगर आप रख देते हैं, then that is called dipole. लिखो, two opposite charges, heading डालो dipole and write down in it two opposite charges separated by a finite distance, separated by a finite distance d, separated by a finite distance d constitutes an डाइपोल. क्या बनाता है, डाइपोल. ठीक है, और डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. So this is the dipole moment of P. Dipole moment is represented by small p. Remember, dipole moment is represented by small p and its direction is from negative charge to positive charge. So it is small p. So small p equals to Q into D. So its unit will be coulomb meter.
कूलॉम्ब मीटर, या एक और यूनिट होती है डी वाई। सो डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है? कूलॉम्ब मीटर और डी वाई, और 1 डी वाई इक्वल टू, स्टैंडर्ड है ये, 1 डी वाई इक्वल टू 3.3 इंटू 10 की पावर -30 कूलॉम्ब मीटर। ये याद रखना है बस फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन। आई एम गोइंग टू टेल यू 1 डी वाई इक्वल टू 3.3 इंटू 10 की पावर -30 कूलॉम्ब मीटर। क्लियर है? ओके, सो राइट डाउन द डेफिनेशन, राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। डायपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज द, dipole moment is defined as the, dipole moment is defined as the product of charge and distance of separation, okay, and distance of separation, full stop. It is a vector quantity, it is a vector quantity which is directed from negative charge, to positive charge, Now note down this. Dipole moment equal to charge into distance between them, या distance of separation. It is a vector quantity and its direction from negative to positive. Okay, so note it down. Note it down. Note it down. Okay, have you noted down? Okay, so next will be our very important third point, that is our polarization. ये क्या होता है? कई सारे बन जाएंगे डायपोल। अगर मैं कोई भी डाइलेक्ट्रिक लूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसमें पॉजिटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक तरफ, तो कई सारे डायपोल बना लेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है डी डिस्टेंस की दूरी पे, तो अपन क्या बोलेंगे? डायपोल बोलेंगे। तो कई सारे डायपोल बना लेते हैं। तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, पर मीटर क्यूब या पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने डायपोल आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो गया? n। और उन डायपोल की वजह से एक पर्टिकुलर मीटर क्यूब में कितने डायपोल आए और उनका टोटल डायपोल मूवमेंट कितना हुआ, दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन, या यू कैन से दैट डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना डायपोल मूवमेंट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड आवर व्हाट? पोलराइजेशन। ओके, सो नोट डाउन अ पॉइंट, द phenomena in which two opposite surface of dielectric, दोनों opposite surface of dielectric becomes oppositely charged is known as polarization। उसी को क्या बोलते हैं अपन? पोलराइजेशन। ओके, लिखो, मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सो we represent it with capital T. Remember, dipole moment is represented by small p,
स्मॉल p एंड पोलराइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P। तो हमेशा याद रखना कि अगर कहीं मैंने कैपिटल P लिखा है दैट एम्प्लाइज इट एज ओनली एंड ओनली पोलराइजेशन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या बताया मैंने डेफिनेशन, डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम पोलराइजेशन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ डायपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में कितना डायपोल है इनटू एक डायपोल मूवमेंट इनटू डायपोल मूवमेंट। तो मैंने माना एक यूनिट वॉल्यूम में कितने डायपोल हैं, n इनटू डायपोल मूवमेंट स्मॉल p। सो कैपिटल P विल बी कैपिटल N इनटू स्मॉल p। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम की क्या होती है 1/मीटर क्यूब, स्मॉल p की कूलॉम मीटर, सो इट विल बी कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। सो पोलराइजेशन रिजेंबल्स विद द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। Indirectly we can say that polarization represents the electric flux density, okay, that comes out after applying the electric field, okay, got it? So this will be equals to coulomb per, its unit will be coulomb per meter square, and it resembles with the electric flux density, okay? So note it down. So polarization will be capital N into small p. Now we are going to do a little short derivation, okay? So first note it down and then we will do the derivation, okay? राइट डाउन हेडिंग टोटल, इसी के अंदर टोटल फ्लक्स डेंसिटी, सो राइट डाउन इन इट टोटल फ्लक्स डेंसिटी inside the dielectric material under the influence of electric field, depends on two factors, दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो टोटल फ्लक्स डेंसिटी है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो हमने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर अप्लाई की है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड की है, और इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोलराइजेशन आया होगा, पोलराइजेशन इनडायरेक्टली किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो दूसरा किस पर डिपेंड करता है, पोलराइजेशन इनसाइड मटेरियल, क्लियर है? सो टोटल फ्लक्स डेंसिटी D इक्वल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी होगी, एप्सिलॉन इनटू E, और पोलराइजेशन इनसाइड मटेरियल क्या होगा, P। इसकी यूनिट भी सेम, सो वी कैन ऐड देम। सो टोटल फ्लक्स डेंसिटी विल बी एप्सिलॉन नॉट E प्लस B। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? सो दिस इज द फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू इंड्यूस्ड पोलराइजेशन। इनडायरेक्टली दोनों वैल्यू क्या होती हैं, सेम। फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू इंड्यूस्ड पोलराइजेशन, और ये क्या है, फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड,
एक और फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, D बराबर एप्सिलॉन ई, D बराबर एप्सिलॉन ई, और एप्सिलॉन वी कैन राइट इट एज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई। सो दिस इज माई सेकेंड नंबर। दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या करेंगे, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को क्या कर दोगे, इक्वेट। तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई बराबर एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई बराबर एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस बी। सो एप्सिलॉन नॉट ये इधर आ गया तो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन आर माइनस 1 इंटू ई बराबर पी। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1 इंटू ई। There is a one important term that I am going to introduce here, that is called electrical susceptibility. Electrical susceptibility, susceptibility. That is Xc. Xc will be epsilon r minus 1. Susceptibility क्या होती है, relative permittivity minus 1. Susceptibility of a material is relative permittivity minus 1. So what is the polarization, comes out to be epsilon naught Xc into E. So this is the formula for polarization. P बराबर epsilon naught into Xc into E, where Xc is called electrical susceptibility, So now note it down, then we will move forward. Okay, so quickly note it down. फटाफट लिखो इसको। फटाफट नोट डाउन करो इसको। इसको इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी या डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, नोटेड डाउन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, P बराबर एप्सिलॉन नॉट Xc इंटू E। Okay. Next, I am going to teach you the fourth parameter is polarizability. क्या पोलराइजेबिलिटी? तो क्या होता है पोलराइजेबिलिटी? मैं कोई भी एटम लूं, उसका एक न्यूक्लियस होता है और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करते हैं, तो जब सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो उन सबका सेंट्रॉइड क्या आता है, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो कोई भी एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ये एटम है, ये इसका सेंटर है, तो ये सेंटर क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेंट्रॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होंगे, ये इसका क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा।
तो उन सब का प्रोटॉन्स का उन सब का सेंट्रॉइड भी क्या होगा, यही सेंटर होगा। तो सेंट्रॉइड ऑफ न्यूक्लियस दोनों का कहां पर है, सेम पॉइंट पर है। दोनों का कहां पर है, सेम पॉइंट पे। या आप कह सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कहां पर रखे हुए हैं, सेम पॉइंट पे। तो यहां पर मेरा पोलराइजेशन की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर मेरा पोलराइजेशन की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी कि नहीं, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, 0। ये कब है, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अप्लाई की है, 0। हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है। तो हमारा सेंट्रॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेंट्रॉइड ऑफ न्यूक्लियस दोनों कहां पर आते हैं, सेम पॉइंट पे। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो दोनों के सेंट्रॉइड शिफ्ट हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, और नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं तो नेगेटिव चार्ज का, नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस है वो यहां जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का जो सेंट्रॉइड है, न्यूक्लियस नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन का जो सेंट्रॉइड है वो यहां आ जाएगा, और जो न्यूक्लियस का सेंट्रॉइड है वो यहां, वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में। जब शिफ्ट हो जाएगा तो यहां पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो शिफ्ट हो गया, सो दिस विल बी अवर सेंट्रॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड दिस विल बी सेंट्रॉइड ऑफ न्यूक्लियस, सेंट्रॉइड ऑफ न्यूक्लियस। शिफ्ट हो गया कि नहीं हो गया, क्यों शिफ्ट हो गया, ड्यू टू दिस, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते जाओगे उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज का जो सेंट्रॉइड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और न्यूक्लियस का जो सेंट्रॉइड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है। तो डायपोल मोमेंट मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पर, Q इंटू डी। डायपोल मोमेंट हमारा क्या होता है, Q इंटू डी। तो जितनी ज्यादा ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतना ही ज्यादा ये डायपोल बढ़ता जाएगा। अब देखो हमारी जो डिस्टेंस होगी, जो डायपोल मोमेंट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, फर्स्ट केस। और जो डिस्टेंस है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्टेंस हमारी क्या है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना ज्यादा ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। भाई कोई पॉजिटिव चार्ज है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारे सेंट्रॉइड भी पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का अपोजिट डायरेक्शन में क्या करने लगेगा, मूव। डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, दिस इज सेकंड इक्वेशन। सो डायपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो फटाफट, बोलो फटाफट, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भाई फटाफट, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। सारे लोगों को आई होप एक बार और बता देता हूं मैं फिर से, सारे लोगों को डाउट रहता है। कोई भी एटम होगा, कोई भी एटम लिया, ठीक है, तो जब हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना करें तो जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व करते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उन सब का सेंट्रॉइड कहाँ पर आता है, सेंटर पे। और न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उन सब का सेंट्रॉइड भी कहाँ आता है, सेंटर। तो दोनों के सेंट्रॉइड, पॉजिटिव चार्ज का सेंट्रॉइड और नेगेटिव चार्ज का सेंट्रॉइड, दोनों कहाँ पर आते हैं, सेंटर पे। दोनों हमारे कहाँ पर आते हैं, सेंटर पे आते हैं कि नहीं आते हैं, बोलो फटाफट। दोनों हमारे कहां पर आते हैं, सेंटर पे। क्लियर बात है। सेंटर पे आ गए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 0। ओके, कब, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो सेंट्रॉइड कहां करने लगेगा, मूव करने लगेगा। नेगेटिव चार्ज का सेंट्रॉइड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा और पॉजिटिव का सेम डायरेक्शन में, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज कैरियर ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है कि नहीं है, बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं। तो यहां पर मैंने देखा जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। सो वी कैन से दैट इन दोनों इक्वेशन से that dipole movement is directly proportional to electric field intensity, कि dipole movement हमारा किस पे डिपेंड करता है, directly proportional to electric field intensity. If I remove the proportionality sign, so here it will become P equal to alpha E, P equal to alpha E। तो जो हमारा ये P equal to alpha E आया है proportionality sign हटाने पे, so this alpha is called
अल्फा इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी ऑफ मटेरियल। इस अल्फा को ही बेटा हम क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी ऑफ मटेरियल। और इसकी यूनिट क्या होगी, अल्फा बराबर क्या होता है, पी बाई ई। पी क्या है, कूलॉम्ब मीटर, और ये क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। तो कितना आ जाएगा, कूलॉम्ब बाई वोल्ट मीटर स्क्वायर, कूलॉम्ब बाई वोल्ट मीटर स्क्वायर। अब कूलॉम्ब बाई वोल्ट, कूलॉम्ब्स क्या होता है, क्यू बाई वी क्या होता है, क्यू बराबर सी वी, तो सी बराबर क्यू बाई वी, सो इट्स यूनिट विल बी फैरड। सो पोलराइजेबिलिटी यूनिट विल बी फैरड मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी यूनिट होती है फैरड मीटर स्क्वायर। सो दिस इज ऑल अबाउट माय पोलराइजेबिलिटी। सो नोट डाउन क्विकली। क्विकली नोट डाउन कर लो। ओके write down a question, a homogeneous slab of dielectric material is characterized by an electrical susceptibility of 0.12। ये एक्सी दिया गया, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ 0.12 carries a uniform flux density of 1.6 nano coulomb per meter square। 1.6 flux density 1.6 nano coulomb per meter square। This is electric flux density 1.6 nano coulomb per meter square inside material, full stop, inside material, full stop। Find electric field capital E, comma dipole moment P, comma dipole moment P small p, comma polarization capital P, ठीक है, and voltage across the dielectric, if there are 2 into 10 की पावर 19 dipoles per meter cube, 2 into 10 की पावर 19 dipoles per meter cube, and distance between opposite surfaces of dielectric is 2.5 माइक्रोमीटर, 2.5 माइक्रोमीटर। क्लियर है, 2.5 माइक्रोमीटर। ओके, सो नाउ सॉल्व इट। एक्सी दिया गया, डी दिया गया, कैपिटल एन दिया गया, और क्या क्या निकालना है, सारी चीजें निकालनी है, ठीक है।
ओके, तो D के लिए अपन को D की वैल्यू किसके बराबर होती है, एप्सिलॉन E की। एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट R, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। एप्सिलॉन R XC किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन R -1। तो एप्सिलॉन R कितना हो जाएगा, 1 प्लस XC, तो कितना आ जाएगा 1.12। तो E की वैल्यू निकाल लो कितनी, D बाई एप्सिलॉन। D कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -9, यह आएगा 8.85 टू 1.12। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, ये 161.4 वोल्ट पर मीटर, 0.4 वोल्ट पर मीटर। So this is my electric field. This is my electric field. Now we have to calculate the dipole moment and polarization. Dipole moment and polarization. तो polarization क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट XC इंटू E। पोलराइजेशन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट XC इंटू E। एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। XC अभी डिराइव किया था ना, XC कितना है 0.12 इंटू 161.4। सो हेयर यू विल गेट योर पोलराइजेशन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू आर गोइंग टू गेट 1.71 कूलॉम्ब पर मीटर स्क्वायर। ओके, टोटल पोलराइजेशन किसके बराबर होता है, कैपिटल N इंटू P के। तो P किसके बराबर आ जाएगा, P बाई N, 1.71 और कैपिटल N कितना है 2 इंटू 10 की पावर 19। अब हमें क्या निकालना है, वोल्टेज। तो वोल्टेज आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है V बाई D। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू थिकनेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल चुके हो, थिकनेस आपको दी गई है, मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट योर वोल्टेज। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल सा था, जो अभी तक फॉर्मूले पढ़ाए वो सारे आपके रिवाइज हो गए। P बराबर NP पढ़ाया, P बराबर एप्सिलॉन नॉट XC इंटू E पढ़ाया, D बराबर एप्सिलॉन E पढ़ाया, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपके रिवाइज हो गए, क्लियर है। तो आई होप सारे लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। तो राइट डाउन हेडिंग, टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, तो कितने प्रकार के होते हैं हमारे ये पोलराइजेशन, 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। दूसरा हमारा क्या है, आयोनिक पोलराइजेशन। तीसरा हमारा क्या है, ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन। एंड चौथा हमारा क्या है, इंटरफेशियल या स्पेस चार्ज पोलराइजेशन। इंटरफेशियल या स्पेस चार्ज पोलराइजेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, आयनिक पोलराइजेशन, ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन, इंटरफेशियल या स्पेस चार्ज polarization. So first we are going to study the electronic polarization. So first, so write down these 4 and we will start from the electronic polarization. हम कहाँ से start करेंगे, electronic polarization से, clear है। So note it down and quickly note the heading, first heading, that is electronic polarization. Okay, quickly note it down. Okay, so first will be, write down first heading, that is electronic polarization. Electronic
पोलराइजेशन। ठीक है, इसमें जो अभी आपको बताया कि मेरा कोई भी एटम है उसका ये क्या होगा, ये क्या होगा, सेंट्रॉयड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सबका सेंट्रॉयड यही होगा, और इसी को ही अपन क्या बोल सकते हैं, सेंट्रॉयड ऑफ पॉजिटिव न्यूक्लियस, पॉजिटिव न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है। ठीक है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है, 0। नेट डाइपोल मूवमेंट क्या आ रहा है, 0। नेट पोलराइजेशन क्या आ रहा है, 0। ठीक है, अब अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो मान लो नेगेटिव चार्ज कैरियर का सेंट्रॉयड यहाँ आ गया, पॉजिटिव का यहाँ आ गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस d। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो E नॉट इक्वल टू 0, तो D नॉट इक्वल टू 0, तो पोलराइजेशन नॉट इक्वल टू, सॉरी, डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0, तो पोलराइजेशन भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक एटम में ये क्या है, एक पर्टिकुलर एटम है, ये हमारा एटम का स्ट्रक्चर है कि एक एटम में कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होंगे, उनका सेंट्रॉयड कहाँ पर होगा, सेंटर पे होगा, और जो पॉजिटिव न्यूक्लियस होगा उनका सेंट्रॉयड भी कहाँ पर होगा, सेंटर। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन किस में होता है, सबसे पहली बात, इनसाइड एन एटम, इनसाइड एन एटम ड्यू टू रिलेटिव शिफ्टिंग ऑफ, रिलेटिव शिफ्टिंग, किसकी रिलेटिव शिफ्टिंग हो रही है बेटा, सेंट्रॉयड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड सेंट्रॉयड ऑफ पॉजिटिव न्यूक्लियस। ओके, इसी को अपन क्या बोलते हैं, तो ये जो आ रहा है एक एटम की वजह से, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन या एटॉमिक पोलराइजेशन। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन या एटॉमिक पोलराइजेशन। सो राइट डाउन अ पॉइंट, राइट डाउन अ पॉइंट, द पोलराइजेशन, the polarization which occurs inside atom, the polarization which occurs inside atom, which occurs inside atom due to relative shifting, due to relative shifting between, due to relative shifting between centroid of nucleus, between centroid of nucleus and electron cloud, and electron cloud, and electron cloud under the influence of, under the influence of electric field, under the influence of electric field is known as, is known as electronic polarization, is known as electronic polarization, full stop. Write down next point. It is also known as, it is also known as atomic polarization। इसी को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा, एटॉमिक पोलराइजेशन, क्योंकि ये सिर्फ एक एटम में ही होता है। तो इस टाइप का पोलराइजेशन कौन से मटेरियल में होगा, जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से ही बने होते हैं, एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं। ओके, सो राइट डाउन, materials having, materials having single type of, single type of atoms, single type of atoms are having, are having only, are having only electronic polarization, are having only electronic polarization। तो जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा पोलराइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। इसके एग्जाम्पल लिख लो, डायमंड, सुनो डायमंड किसका बना होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन का, सल्फर,
सल्फर, inert gases, etc. So these are the example of the material which possess only electronic polarization. इन materials में सिर्फ और सिर्फ कौन सा polarization होता है? Electronic polarization. Okay, so noted down this also and then will we move further. इसको भी नोट डाउन करो, दोनों सेम पॉइंट पे होंगे तो पोलराइजेशन जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे तो पोलराइजेशन भी आ गया। नोटेड डाउन, हैव यू नोटेड डाउन बेटा? नोटेड डाउन क्विकली। ओके, इसी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन के अंदर हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी लिखो। इट इज अ मेजर ऑफ, ये पोलराइजेबिलिटी क्या बताती है कि एक मटेरियल में एटॉमिक पोलराइजेशन की वजह से कितनी रिलेटिव शिफ्टिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन क्लाउड और पॉजिटिव न्यूक्लियस के सेंट्रोइड के बीच में, कितनी रिलेटिव शिफ्टिंग हो रही है। हर मटेरियल में अलग अलग होगी, तो कौन बताएगा? ये इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। इट इज द एबिलिटी। ओके, सो लिखो इट इज द मेजर ऑफ रिलेटिव शिफ्टिंग, इट इज अ मेजर ऑफ रिलेटिव शिफ्टिंग, it is a measure of relative shifting between centroid of nucleus, between centroid of nucleus, centroid of nucleus and electron cloud, and electron cloud, and it is given by alpha E. So we can write it as alpha E, alpha polarizability, and we are talking about electronic polarizability, so alpha E, so alpha E, so alpha E comes out to be 4 pi epsilon naught r cube. So this is the formula for alpha E, 4 pi epsilon naught into r cube. So ये alpha E यहाँ पर टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? r इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम, ठीक है, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम किस पर डिपेंड करती है? सिर्फ रेडियस पे, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। सो राइट डाउन इन इट इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, ये लिखने के बाद लिखो, ये लिखने के बाद लिखो और लिख लेना जहां आर क्या है हमारा, बाकी सारी चीजें पता है। आर इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस, आर को हम क्या बोलते हैं बेटा? एटॉमिक रेडियस। ओके, सो राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी is independent of temperature, is independent of temperature। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन निकालना चाहूं तो किसके बराबर होगा? P के बराबर n अल्फा इंटू ई, किसके बराबर होगा? n अल्फा इंटू ई, और अल्फा क्या होगा यहाँ पर? कौन सी लेंगे? अल्फा ई। तो अल्फा ई की वैल्यू पुट कर दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इंटू ई, सो दिस इज इक्वल टू P। अब P की वैल्यू किसके बराबर होती है? एप्सिलॉन नॉट एक्स इंटू ई। ई और ई कट गया, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो एक्सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सी? सो दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई एन आर क्यूब, 4 पाई एन आर क्यूब। सो हमारा एक्सी आ जाता है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। सो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कम्स आउट टू बी 4 पाई एन आर क्यूब। सो एक्सी को क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन आर माइनस 1 बराबर, तो एप्सिलॉन आर किसके बराबर आ जाएगा? 1 प्लस
4 पाई एन आर क्यूब। एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस 4 पाई एन आर क्यूब। सो दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी। सो रिलेटिव परमिटिविटी फॉर द मटेरियल हैविंग ओनली इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन इज 1 प्लस 4 पाई एन आर क्यूब। सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव permittivity. So note it down, relative permittivity 1 plus 4 pi n r cube. So quickly note it down, quickly note it down. Okay, so epsilon r बराबर 1 plus 4 pi n r cube and electric susceptibility is 4 pi n r cube. Okay, write down next question, write down next question. The number of dipoles in 1 cubic meter is, तो हमें कैपिटल एन की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है कैपिटल एन की वैल्यू 9.8 इंटू 10 की पावर 26। इन 1 मीटर क्यूब में कितने हैं 9.8 इंटू 10 की पावर 26, फुल स्टॉप। द रेडियस ऑफ एटम इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम, फुल स्टॉप। कैलकुलेट इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी, calculate electronic polarizability and relative permittivity of the material quickly calculate करो। रेडियस कितनी दी गई है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो कुछ नहीं करना है, अल्फा ई किसके बराबर होता है आर क्यूब 4 इंटू 3.14 8.85 10 की पावर -12 0.53 इंटू 10 की पावर एंगस्ट्रॉम कितना होगा 10 की पावर -10 का स्क्वायर, यही आ जाएगा। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 1.66 इंटू 10 की पावर -41 फैराड मीटर स्क्वायर। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 1 प्लस 4 पाई एन आर क्यूब। एन भी पता है आर भी पता है, तो ये रख दोगे कितना आ जाएगा 1.0018। एन कितना है 9.8 इंटू 10 की पावर 26, आर कितना है 0.53 इंटू 10 की पावर -10 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1.0018। So this is the answer, क्लियर है, ठीक है, सारे लोगों को क्लियर है ये। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अवर आयोनिक पोलराइजेशन। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अवर आयोनिक सेकेंड पोलराइजेशन, आयोनिक पोलराइजेशन। तो हमारा जो आयोनिक पोलराइजेशन है वो किसकी वजह से होता है, मटेरियल्स जिनमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, आयोनिक बॉन्डिंग होती है। कौन सी होती है, आयोनिक बॉन्डिंग। तो सपोज आयोनिक बॉन्डिंग है तो प्लस माइनस मान लो रैंडमली होंगे सारे के सारे क्या होंगे, रैंडम, जिसका जहां मन। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 अप्लाई करूं तो यहाँ पर एक ये डायपोल बना, यहाँ पर डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पर डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पर डायरेक्शन ये होगी, ये।
तो सारे क्या होंगे, रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, सारे क्या होंगे, रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। तो नेट पोलराइजेशन जो होगा, अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना करें तो नेट पोलराइजेशन क्या होगा, जीरो। ठीक है, अब यही है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं तो ये सारे कहां पर चले जाएंगे, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा तो सारे के सारे नेगेटिव चार्ज वाले इधर आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव। तो यहां पर ये डाइपोल आएगा, ये डाइपोल आएगा, ये डाइपोल आएगा। ठीक है, यही डाइपोल आएगा कि नहीं। तो पोलराइजेशन मेरा क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो पोलराइजेशन मेरा क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये हमारा किन में आता है, जिनमें आयोनिक बॉन्ड हो। ये हमारा कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, आयन। इसलिए इसको कौन सा पोलराइजेशन कहा जाता है, आयोनिक पोलराइजेशन। तो राइट डाउन अ पॉइंट, द पोलराइजेशन विच अकर्स, the polarization which occurs due to relative shifting, due to relative shifting between positive and negative ion, between positive, यहां पर क्या होंगे, आयंस होंगे, between positive and negative ions in ionic material, in ionic material, in ionic material under the influence of, under the influence of electric field, under the influence of electric field is known as, is known as ionic polarization, is known as ionic पोलराइजेशन। तो किन में आता है, इसमें। अब ये डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो, जस्ट मेक द डायग्राम, फटाफट डायग्राम बना लो इसका, क्विकली डायग्राम बनाओ, फिर मैं और पॉइंट लिखाता हूं। ठीक है, क्विकली मेक द डायग्राम। तो ये किन में होता है, मटेरियल्स हैविंग आयनिक बॉन्ड बिटवीन डिसिमिलर, ये अलग अलग है। मान लो ये NaCl ही ले लो, तो NaCl का क्या होता है, Na+Cl-। आप लोगों को बताया भी था जब आयनिक बॉन्ड पढ़ाया था, कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। पॉजिटिव आयन भी हो और नेगेटिव आयन भी हो, तो आयनिक बॉन्ड बिटवीन डिसिमिलर एलिमेंट। सो आई होप सारे लोगों का बन गया होगा। ओके, सो राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। It is found in the material, it is found in the material, it is found in the material having ionic bond, having ionic bond between, between dissimilar element, between dissimilar element. Okay, write down next point. It is also known as, it is also known as molecular polarization, it is also known as molecular polarization। इसी को अपन क्या बोलते हैं, molecular polarization। और इसके एग्जाम्पल लिख लो, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं बेटा, एल्कली हैलाइड, एल्कली हैलाइड, NaCl, KCl एटसेट्रा। क्या एग्जाम्पल है इसके, एल्कली हैलाइड, एल्कली हैलाइड। तो कोई भी मटेरियल जो आयनिक पोलराइजेशन एग्जिबिट कर रहा होगा, अब आयनिक में एक तो ये आ गया पोलराइजेशन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वजह से, ठीक है, आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे। एक अब मेरा जो ये सोडियम एटम है Na+, इस सोडियम एटम में, सिर्फ सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन होगा कि नहीं, क्योंकि ये तो एक प्रकार का सिंगल एलिमेंट है कि नहीं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कराओगे तो सिंगल एलिमेंट का भी, सिंगल, सिर्फ सिंगल एलिमेंट में हमारा रिलेटिव शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड न्यूक्लियस हो जाएगा कि नहीं। तो यहां पर आयनिक पोलराइजेशन तो आएगा ही आएगा, साथ में इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन भी रहेगा कि नहीं।
तो जिनमें आयनिक पोलराइजेशन होता है वो एटम से ही मिलके बने होते हैं। आयनिक बॉन्ड दो एटम से मिलके ही बना होता है, तो एटम, एक पर्टिकुलर एटम में इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन तो होगा ही होगा। तो मटेरियल जिनमें आयोनिक पोलराइजेशन होता है उनमें इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन भी होता ही है। ओके, सो राइट डाउन अ पॉइंट, टोटल पोलराइजेशन is the sum of electronic and ionic polarization, तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन क्या बताया था, एन अल्फा ई इंटू ई। आयनिक क्या हो जाएगा, अब आयनिक पोलराइजेबिलिटी आएगा। अल्फा ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी और अल्फा ई क्या होता है, आयोनिक पोलराइजेबिलिटी। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N इंटू दोनों आएंगे। ओके, सो नोटेड डाउन, P बराबर N इंटू अल्फा ई प्लस अल्फा आई इंटू ई। सो नोटेड डाउन। Okay, write down the point. Ionic polarization is independent of temperature. ये भी आयनिक पोलराइजेबिलिटी भी किससे, इंडिपेंडेंट ऑफ, आयनिक पोलराइजेशन है तो आयनिक पोलराइजेबिलिटी भी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अल्फा आई भी हमारा टेम्परेचर के क्या होता है, इंडिपेंडेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फॉर मोस्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आयनिक पोलराइजेबिलिटी is less than electronic पोलराइजेबिलिटी। तो जनरली अल्फा ई किसके बराबर होता है, अल्फा ई बाय 10। तो जो आयनिक पोलराइजेबिलिटी होती है वो कम होती है किससे, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी से। सो अल्फा ई बराबर अल्फा ई बाय 10। सबसे इंपॉर्टेंट जो पोलराइजेशन है दैट इज कॉल्ड अवर ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन। कौन सा है इंपॉर्टेंट, ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन, दैट इज अवर थर्ड वन। सो राइट डाउन इन इट ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन, ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन। ओके, तो ये किसमें होता है, मटेरियल्स हैविंग कोवल, सारे कोवलेंट बॉन्डिंग किस किस में बनता है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं। लिखो इसमें, दिस टाइप ऑफ पोलराइजेशन ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन में लिखो, दिस टाइप ऑफ पोलराइजेशन occurs in the material having partial ionic bond, write down in the bracket covalent bond between dissimilar element। अगर कोवलेंट बॉन्ड डिसिमिलर एलिमेंट के बीच में आ रहा है तो उसी को उसमें अपना
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से पार्शियल आयनिक करेक्टर तो आ ही जाएगा, साथ में कोवलेंट करेक्टर भी होगा। तो कोवलेंट बॉन्ड अगर डिसिमिलर एलिमेंट है, सिमिलर एलिमेंट नहीं है, तो वहां पर पार्शियल आयनिक करेक्टर भी आ जाता है। ओके, राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। मटेरियल शुड हैव परमानेंट डाइपोल। मटेरियल शुड हैव परमानेंट डाइपोल। तो एग्जाम्पल लिख लो, H2O वाटर, अलग अलग एलिमेंट है, O भी है और H भी है, H2S, CH3CO, NO2 एटसेट्रा, NO2 एटसेट्रा। तो देखो मान लो एक कंपाउंड है, जैसे AB2 के टाइप के कंपाउंड लेते हैं, मान लो AB2, तो इसमें दो टाइप के कंपोनेंट बनते हैं, यहां पर A होता है, ये B और ये B, ऐसा ऐसा, या तो ऐसा बनेगा, या AB2 टाइप के कंपाउंड ऐसे भी बन सकते हैं, A B यहां रख दो और A और A, B A A। तो यहां पर क्या होता है, जो A है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव, पार्शियल, क्योंकि अपोजिट है तो पार्शियल आयनिक करेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ डाइपोल मोमेंट यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा। इस डाइपोल मोमेंट को दो टाइप में ब्रेक करोगे, इसको ब्रेक करोगे तो नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो। तो इसी को अपन परमानेंट डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पीपी इज परमानेंट डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, जो कि यहाँ क्या है, नॉन जीरो है। जबकि यहाँ पर ये प्लस आएगा, ये ओरिएंटेशन, ये क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो इसका जो बॉन्ड है ये वो क्या आ जाता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ, ये 180 ना आके यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल आ जाता है, जिसकी वजह से, इसके स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पर परमानेंट डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। और कुछ मटेरियल में नहीं भी होता है, नहीं घूमता है बॉन्ड, तो यहाँ पर ये इधर जाएगा, माइनस से प्लस, ये इधर जाएगा, तो यहाँ पर नेट परमानेंट डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, जीरो। तो ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन इसमें होगा और इसमें नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं आपको वाटर का क्या होता है, O इस टाइप का आता है, यहाँ पर ये एंगल आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, 109 डिग्री के आसपास होता है ये। तो O माइनस H प्लस, अपन को एंगल बस कितना होना चाहिए, एंगल 180 ना हो, ठीक है। और कोई भी एंगल आएगा तो इसका माइनस प्लस, एक यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा, तो इसका पीपी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। जबकि अगर अपन CO2 लें, जबकि अपन क्या लें, CO2, तो क्या आएगा, O डबल बॉन्ड C, तो माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस से प्लस, ठीक है, माइनस से प्लस, क्लियर है, बोलो। CO2 है ना, ओके, उल्टा बना दिया मैंने, CO, ये प्लस माइनस माइनस, तो क्या बनेगा, ये माइनस से प्लस और ये माइनस से प्लस, तो नेट क्या हो जाएगा इसका, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट जीरो। नेट क्या हो जाएगा, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट जीरो। तो ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन किसमें होगा, जिनमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा, जिनमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा। परमानेंट डाइपोल मूवमेंट की मीनिंग समझ में आई, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट की मीनिंग समझ में आई। तो कुछ मटेरियल्स में होता है और कुछ में नहीं भी हो सकता है। इसमें भी कोवलेंट बॉन्ड है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि हर कोवलेंट बॉन्ड में ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन होगा, नहीं, या हर कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन डिसिमिलर एलिमेंट में ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन होगा, नहीं, ठीक है। जहां पर कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन डिसिमिलर एलिमेंट हो और साथ में क्या हो, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, उन्हीं मटेरियल में हमारा क्या होगा, ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन, ठीक है। बना लो इसको फटाफट। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये क्यों घूम जाता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये केमिस्ट्री में 12th क्लास में। ओके, so write down the point, dipole moment, write down the point, dipole moment,
ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ये घूम गया, ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल is known as, due to orientation of molecule is known as permanent dipole moment, क्लियर है। और नेक्स्ट ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन, is given by कितना आता है इसका पोलराइजेशन, PO बराबर NPP स्क्वायर बाई KT, NPP स्क्वायर बाय 3KT into E. So this is the formula that comes out to be for the orientational polarization. If PP equals to 0, तो नेट हमारा ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, 0. सो इट इज अ मैंडेटरी कंडीशन फॉर द ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन, देन द मॉलिक्यूल मस्ट हैव क्या, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट. इफ परमानेंट डाइपोल मूवमेंट इज 0, इफ परमानेंट डाइपोल मूवमेंट हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, तो हमारा ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन भी क्या हो जाएगा, 0. So if we are going to compare it with P नॉट बराबर n अल्फा नॉट इंटू ई, ये तो सबको ही पता है n अल्फा ही होता है. सो अल्फा नॉट हियर इज व्हाट, अल्फा नॉट कितना आ गया आफ्टर कंपेयरिंग PP स्क्वायर बाय 3KT. तो यहां पर अल्फा नॉट को अपन क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी. क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी. तो यहां पर ये इकलौती पोलराइजेबिलिटी है, पोलराइजेबिलिटी. तीनों में अभी तक ये इकलौती ऐसी पोलराइजेबिलिटी है जो किस में डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी कम हो जाएगी, या आप कह सकते हो ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन भी क्या हो जाएगा, कम. तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हेंस वी कैन से दैट ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर ऑफ द परमानेंट डाइपोल मोमेंट. जितना ज्यादा परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन होगा. सो क्विकली नोटेड डाउन, ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन, ये बहुत काम में आएगा आगे. NPP स्क्वायर अपॉन 3KT इंटू ई, NPP स्क्वायर अपॉन 3KT इंटू ई. Okay, so write down a point. Write down a point. Orientational polarization is inversely proportional to temperature. Inversely proportional to temperature, and directly proportional to square of the permanent dipole moment. क्लियर है. अब देखते हैं यहां पर, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 अप्लाई करूं तो एक मटेरियल में कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, मान लो वाटर ही ले लिया, कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे. तो सारे मॉलिक्यूल्स का जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है वो कैसा होगा, सबका रैंडम. पहले वाले का मॉलिक्यूल का इधर, दूसरे का, तीसरे का अलग, सारे के सारे क्या होंगे, रैंडम. तो यहाँ पर नेट जो पोलराइजेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा. तो यहाँ पर P नॉट नेट, अगर P नॉट निकालेंगे तो वो क्या आएगा,
0 आएगा। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर जाएंगे। तो यहां पर पी नॉट क्या होगा, नॉन जीरो। पी नॉट क्या होगा, नॉन जीरो। सो नोटेड डाउन क्लियर, नोटेड डाउन क्विकली, क्लियर टू एवरीवन। एक डायपोल मूवमेंट तो प्रेजेंट होगा, एक तो प्रेजेंट होगा, लेकिन सारे के सारे और दूसरा सबका ओरिएंटेशन क्या होगा, अलग अलग। कोई जहां जिसका मन आ रहा है वहां जा रहा है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है। सारे मॉलिक्यूल्स कैसे रोटेट हो रहे होंगे, रैंडमली, जिसका जहां मन आ रहा है। ये बनाने के बाद पॉइंट लिखो, ये बनाने के बाद पॉइंट लिखो। लिखो, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in the absence of electric field, in the absence of electric field, dipoles are randomly oriented. Dipoles are randomly oriented, and total polarization is zero, and total polarization is zero। ठीक है, टोटल पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट पॉइंट, विथ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, with application of electric field, all the dipoles rotates and align parallel to the field, The result of this will be non-zero polarization। इसी को क्या बोलते हैं, नॉन जीरो। कब, जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो सारे डायपोल एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, कोई भी मटेरियल हो, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेंडमनेस बढ़ती ही बढ़ती है। टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेंडमनेस ऑफ डायपोल इंक्रीजेस, and this increased randomness will disturb the dipole arrangement, and the effect of this will be decrease in polarization, क्लियर है। तो यहां पर हमारा क्या हो रहा था, ये आयनिक करेक्टर तो था ही, ठीक है, तो आयनिक पोलराइजेशन आएगा, ओरिएंटेशनल तो आ ही रहा है, साथ में सिंगल एटम तो प्रेजेंट है ना, एक सिंगल एटम में इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन तो होगा ही होगा, एक सिंगल एटम में इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर टोटल पोलराइजेशन, यहाँ पर जो टोटल पोलराइजेशन होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक प्लस आयनिक प्लस ओरिएंटेशनल, तीनों का तीनों होगा, इलेक्ट्रॉनिक प्लस आयोनिक प्लस ओरिएंटेशनल। सो राइट डाउन द पॉइंट, टोटल पोलराइजेशन here total polarization here is the sum of
इलेक्ट्रॉनिक, आयोनिक, एंड ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन, तो यहां पर टोटल पोलराइजेशन कितना आएगा, n इंटू अल्फा ई प्लस अल्फा आई प्लस अल्फा नॉट इंटू ई, यही आएगा। तो पीटी कितना आ जाएगा, n इंटू अल्फा ई प्लस अल्फा आई, अल्फा नॉट क्या होता है, पीपी स्क्वायर बाय 3kT इंटू ई, पीपी स्क्वायर बाय 3kT इंटू ई, यही आ जाएगा कि नहीं। अब पावर को अपन क्या लिख सकते हैं, पावर को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एक्सी इंटू ई, एन इंटू अल्फा ई प्लस अल्फा आई प्लस पीपी स्क्वायर अपॉन 3kT इंटू ई, ये लिख सकते हैं कि नहीं, एप्सिलॉन नॉट एक्सी इंटू ई, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। अगर इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी पता चल जाएगी तो म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी पता चल जाएगी, तो सॉरी एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी पता चल जाएगी, तो उससे अपन को परमिटिविटी एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर से परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल भी पता चल जाएगा। क्लियर है बात, तो हम ये इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ई और ई कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सी को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर माइनस 1, ये किसके बराबर आ गया, एन इंटू अल्फा ई प्लस अल्फा आई प्लस पीपी स्क्वायर बाय 3kT। तो एक स्टैंडर्ड ग्राफ बनता है, सो दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर माइनस 1 बराबर एन इंटू अल्फा ई प्लस अल्फा आई प्लस पीपी स्क्वायर बाय 3kT। सो दिस इज द, ठीक है। अब अपन एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये दोनों तो टेम्परेचर पे डिपेंड करते नहीं है, अल्फा ई और अल्फा आई दोनों की दोनों क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। सिर्फ जो ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी है दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, और यू कैन से दैट ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन द temperature. So here we are going to make the graph of epsilon naught into epsilon r minus 1 versus 1 by t। मैं ये दोनों कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये क्या आएगा, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया टेम्परेचर के साथ में, तो 1 अपॉन टी कहां पर आ गया, y एक्सिस पे, सो दिस विल बी इक्वल टू y बराबर mx प्लस c। ठीक है, तो ये क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और जब 1 अपॉन टी 0 होगा तो नेट एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर माइनस 1 की वैल्यू कितनी आएगी, एन इंटू अल्फा ई प्लस अल्फा आई, एन इंटू अल्फा ई प्लस अल्फा आई। और इसकी जो स्लोप होगी, इसकी जो स्लोप होगी वो किसके बराबर होगी, 1 अपॉन टी एक्स एक्सिस पे है, तो क्या बचा, पी पी स्क्वायर बाय 3k इंटू एन, कितना आ जाएगा, एन पी पी स्क्वायर बाय 3k। So this is the graph, epsilon naught into epsilon r minus 1 versus 1 by t versus 1 by t. Slope will be equals to n pp square by 3k, n pp square by 3k. So note down it from here. तो यहाँ पर नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप, यहाँ फटाफट क्विकली नोट डाउन करें। नोट डाउन करें क्विकली। Okay, so write down a question. So slope equals to n pp square by 3k and this value equal to n into alpha e plus alpha i. So write down a question. The variation of dielectric constant of C
C6H5NO2, C6H5NO2, C6H5NO2 as a function of temperature, as a function of temperature, as a function of temperature is plotted in the figure, is plotted in the figure, is plotted in the figure. ठीक है, फुल स्टॉप. कैलकुलेट परमानेंट डायपोल मूवमेंट PP, कैलकुलेट परमानेंट डायपोल मूवमेंट PP of molecule if number of molecule per meter cube is 2.5 into 10 की पावर 25 is 2.5 into 10 की पावर 25. So this is a graph of epsilon r minus 1 versus 1 by t. Here it is given 0.0008 and this value of slope is giving to us is 0.6. Now you have to calculate the value of permanent dipole moment. तो कोई कर सकता है इस क्वेश्चन को, एनीबडी कैन सॉल्व इट. सो जस्ट ट्राई इट. आई एम गिविंग यू 40 seconds. सो ट्राई टू सॉल्व इट इन द 40 सेकेंड. 40 सेकेंड में इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए फटाफट. ट्राई टू सॉल्व इन 40 सेकेंड. Quickly solve it. Okay, so see here, यहां पर जरा सा डिफरेंस है. यहां पर एप्सिलॉन r माइनस 1 वर्सेस, तो ये एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा. तो जो स्लोप आएगी वो कितनी आएगी, NPP स्क्वायर बाई 3 के. अगर मैं ये एप्सिलॉन नॉट कर दूं तो यहाँ पर ये स्लोप कितनी आ जाएगी, NPP स्क्वायर बाई 3 के एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भी एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड हो जाएगा. यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा, n बाई एप्सिलॉन नॉट. तो स्लोप कितनी आ चुकी है, NPP. अगर मैं एप्सिलॉन r माइनस 1 वर्सेस 1 बाई t का ग्राफ पुट करूंगा तो स्लोप विल बी इक्वल टू NPP स्क्वायर अपॉन 3 के एप्सिलॉन नॉट. तो स्लोप कितनी आ गई, NPP स्क्वायर अपॉन 3 के एप्सिलॉन नॉट, 3 के एप्सिलॉन नॉट. अब n आपको पता है कितना है, n 2.5 इंटू 10 की पावर 25 PP स्क्वायर. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सारे लोगों को पता है. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23. और क्या रखना है यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12. तो यहाँ से आप PP की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, पर ये बिना कैलकुलेटर नहीं आएगा क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आप बिना कैलकुलेटर के नहीं कर सकते. सो PP कम्स आउट टू बी 2.97 इंटू 10 की पावर माइनस 30. 2.97 इंटू 10 की पावर माइनस 30 कूलॉम मीटर. सो ये आ जाएगा 2 पॉइंट्स. घर पे जाके कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना आराम से. सो दिस विल बी कम्स आउट टू बी 2.97 इंटू 10 की पावर माइनस 30. 10 की पावर माइनस 30. क्लियर है? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट माय ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन. थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ पोलराइजेशन. नेक्स्ट विल बी अवर फोर्थ, स्पेस चार्ज या इसी को अपन बोलते हैं क्या, इंटरफेशियल पोलराइजेशन. इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटरफेशियल स्पेस चार्ज या इंटरफेशियल पोलराइजेशन. तो ये उन मटेरियल्स में होता है, आपको मैंने डिफेक्ट पढ़ाया था, जिनमें डिफेक्ट हो या जिनमें क्या प्रेजेंट हो, इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो.
ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, लिखो दिस टाइप ऑफ पोलराइजेशन, दिस टाइप ऑफ पोलराइजेशन is found in materials having vacancy and impurities, vacancy and impurity। तो समझो यहां पर, ठीक है, ठीक है, ये मटेरियल है, इसमें क्या है, कोई भी वैकेंसी है। तो मान लो मेरा कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, तो जहां पर वैकेंसी होगी, मैंने यहां पर वोल्टेज अप्लाई किया, तो मान लो वो इलेक्ट्रॉन मेरा इस तरफ मूव करने लगा, तो जहां पर वैकेंसी आएगी वो वैकेंसी तुरंत उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगी। वैकेंसी ने इलेक्ट्रॉन को, मान लो यहाँ वैकेंसी थी, तो वैकेंसी ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जहां से इलेक्ट्रॉन चल के आया था वहां पर क्या बन जाएगा, वहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बना लेते हैं, डायपोल। इनकी वजह से तो डायपोल मोमेंट आ जाएगा, इनकी वजह से जो पोलराइजेशन आया उसी को क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज या इंटरफेशियल पोलराइजेशन। ये किस वजह से आया, ड्यू टू डिफेक्ट। ये कौन सा डिफेक्ट था, वैकेंसी। यहाँ पर वैकेंसी थी, वैकेंसी ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, ठीक है, तो वैकेंसी या इम्प्योरिटी मिलाने की वजह से हमारा इस टाइप का डिफेक्ट आता है। तो पॉइंट लिखो, इसके बाद इसको बना लेना, पॉइंट लिखो, इन डाइलेक्ट्रिक some free charge carrier बहुत कम, बहुत थोड़े से आइडियली क्या मानते हैं, जीरो, सम फ्री चार्ज कैरियर और फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कैसे बिहेव करता है, एज ए इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक हमारा क्या है, एक प्रकार का नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ही तो है, तो करंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं लेकिन बहुत कम, टेंड्स टू जीरो, ठीक है। इन डाइलेक्ट्रिक सम फ्री चार्ज कैरियर और फ्री इलेक्ट्रॉन are also present which can migrate from one end to the other end of the dielectric, one end to the other end of the dielectric under the influence of electric field, full stop. These free electron may be trapped by the impurities, or vacancy present in the material, full stop. The result of this will be local accumulation of negative charge. Which will induce its image charge towards the negative terminal of the battery. ये इस चार्ज को अपन क्या बोलते हैं, जो यहाँ अपने आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के आया है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो
तो इसी को क्या बोलते हैं, इमेज चार्ज कहां पर जमा हो जाएगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, फुल स्टॉप। द इफेक्ट ऑफ दिस, the effect of this, the effect of this will be formation of dipole, will be formation of dipole, formation of dipole, and contribution of a, and contribution of a, and contribution of a different mechanism of polarization, contribution of a different mechanism of polarization, polarization known as interfacial, known as interfacial or space charge polarization, or space charge पोलराइजेशन। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड माय स्पेस चार्ज या इंटरफेशियल पोलराइजेशन। किसकी वजह से आता है? ड्यू टू इम्प्योरिटी और डिफेक्ट की वजह से। क्लियर है? ओके। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.